नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा दल जीआर में। इस बेहद खास में बात करते हैं करंट अफेयर्स की, साथ ही साथ करते हैं उनका एनालिसिस। तो आज सबसे पहले देखते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर्स, जो कि यूपीएससी, स्टेट पीएससी के साथ साथ अन्य एग्जाम के लिए आवश्यक हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अपने साथ शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें और आप उन वीडियोज़ को देख पाएँ। यदि आप मेरे चैनल पुराने हैं, इसी तरह आप इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहिए, अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ाते रहिए और अपने फैमिली मेम्बर के साथ, अपने नियर वंस के साथ इसको शेयर करते रहिए। तो आइए देखते हैं प्रमुख करंट अफेयर्स। 22 जुलाई 1947 को भारत की स्वतंत्रता से 23 दिन पहले संविधान सभा की बैठक में भारत के राष्ट्रीय ध्वज को इसके वर्तमान स्वरूप जो इस टाइम है रेक्टेंगल, उसको अपना लिया गया था और 15 अगस्त 1947 को इसे डोमिनियन ऑफ इंडिया का आधिकारिक राष्ट्रीय ध्वजा बनाया गया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था, उसको अपनाया गया था 15 अगस्त 1947 को। कई बार आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि इसको गणतंत्र दिवस पर अपनाया गया था या फिर स्वतंत्रता दिवस पर, तो स्वतंत्रता दिवस को अपनाया गया था। दूसरी प्रमुख सुर्खी है क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने संबंधी प्रस्तावित कानून को अभी संसद में चर्चा की गई है। हाल ही में भारत की 4 और वेटलैंड्स को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि के रूप में मान्यता दी गई है। इसके साथ ही भारत में रामसर स्थलों की संख्या 46 हो गई है और इन स्थलों से जो कवर क्षेत्र है उनका अब जो एरिया है वो 1,83,322 हेक्टेयर हो चुका है। इसके अलावा आज हम बात करेंगे इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम अर्थात सर्टिन के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं उन टॉपिक्स को जिनका लिंक जीएस पेपर 1 से है। सबसे पहले बात करते हैं फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के बारे में, जिसका टॉपिक से लिंक देखें तो ये भारतीय संविधान के ऐतिहासिक आधार, उसके विकास, उसकी विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना से संबंधित है। अगर राष्ट्रीय ध्वज का विकास देखें तो इसको एक बार में नहीं बना था, बल्कि इसको कई टाइम लगे और उसने विभिन्न रूपों में हटकर आज प्रेजेंट टाइप का रूप लिया है। 1906 में आप देखेंगे अनऑफिशियल फ्लैग ऑफ इंडिया बनाया गया था। उसके बाद में जो फर्स्ट रेस जो इसकी की गई थी बर्लिन कमेटी में फ्लैग की, उसको बनाया था पहली बार भिखाई जी कामा ने 1907 में, इस तरह का फ्लैग था। इसके अलावा जो होम रूल मूवमेंट चलाया गया था 1917 में, उसमें इस तरीके के झंडे को अपनाया गया था। इसके अलावा 1921 में अनऑफिशियल तरीके से एक चरखे को अपनाया गया था। 1931 में इसको बैटल इंग्लिश ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी में इसको अपनाया गया था, जिसमें आपको क्या देखा साफ साफ चरखा जो बीच में था उसको अपनाया गया था। इसी का थोड़ा सा और फॉरवर्ड बना के 1947 में हमारे ट्राई कलर को इस तरह से रूप मिला था। तो अगर वर्तमान जो राष्ट्रीय ध्वज की बात की जाए तो इस किसकी कल्पना पर आधारित है, तो ये है पिंगली वेंकैया जी के नाम पे है इनका नाम। इन्होंने इसके इस तरह का जो थीम रखी थी, पिंगली वेंकैया जी ने इस ध्वज को बनाया। साथ ही साथ इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वराज ध्वज पर इसको बेस किया गया था। अगर ध्वज में देखें तो उसमें कई बार परिवर्तन किए गए हैं, किंतु 1931 में जो कराची में कांग्रेस कमेटी की जो आयोजन हुआ था, उस तिरंगे को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था सबसे पहले, फिर इसको थोड़ा इसमें डेवलपमेंट किया गया। अगर हमें देखें भारत में जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसके बारे में कौन से संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, क्या वैधानिक या लीगल प्रावधान किए गए हैं, तो हमारा जो मूल कर्तव्य में उनमें आर्टिकल है 51A। इसमें क्या बात कही गई, संविधान का हम पालन करें, उनके आदर्शों, उनकी संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। इसमें राष्ट्र ध्वज के सम्मान की बात कही गई है। इसके अलावा अगर इसमें देखा कौन कौन से कानून हैं, तो इसमें है संप्रीतक और नाम अनुचित प्रयोग निवारण अधिनियम 1950। दूसरा है राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशन ऑनर एक्ट 1971। तो आइए देखते हैं उन टॉपिक को जिसका लिंक जीएस पेपर 2 से है। तो क्रिप्टो करेंसी संबंधित विधेयक का भी प्रस्ताव यहाँ पे लाया गया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष पेश किया गया है और अब इस पर मंत्रिमंडल की जो स्वीकृति है उसकी प्रतीक्षा की जा रही है। अगर टॉपिक का लिंक देखें तो बेसिकली ये लिंक है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी से। अगर इसका हम पूरा देखें, ओवरव्यू करें इसका विधेयक का, तो उसमें देखते हैं इसमें क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 के तहत सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज पर यहाँ पर रोक लगाने की बात की गई है। साथ ही साथ आरबीआई द्वारा ऑफिशियल डिजिटल करेंसी जारी करने जाने का प्रावधान किया गया है कि आप जो प्राइवेट चल रही क्रिप्टो करेंसी उनको रोक लगाइए और आरबीआई एक ऑफिशियल कोई डिजिटल करेंसी निकाले और उनको हम अपनाएं। इस कानून के उद्देश्य की बात की जाए तो इसमें होता क्या है, इसमें आरबीआई द्वारा जारी आधिकारिक डिजिटल मुद्रा हेतु सुविधाजनक ढांचा तैयार करना है। साथ ही साथ इसमें क्या किया जाएगा, जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है उनको क्या करना है, रोक लगानी है। अगर क्रिप्टो करेंसी की बात करें, ये होता क्या है, तो क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, इसमें कोई नोट नहीं है, कोई छपी मुद्रा नहीं है, किसी भी कोई वो नहीं है। ये बेसिकली है क्या, एक डिजिटल करेंसी होती है जो क्रिप्टोग्राफी के नियमों के आधार पर संचालित और बनाई जाती है। क्रिप्टो करेंसी का अर्थ को, अगर इसके अर्थ की बात की जाए तो ऐसा होता है, कोडिंग की भाषा होती है, उसको सुलझाने की कला है। अगर आप उसको
सुलझा लेते हैं, उसको बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। तो इसको कोडिंग अगर लैंग्वेज दी होगी, इसको आप सुलझा दोगे तो भाई आपकी क्या हो जाती है, करेंसी बन जाती है। एक इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है, बल्कि क्या करती है, एक पार्टी दूसरे पार्टी को ऑनलाइन भुगतान कर देगी। जैसे आप मैसेज सेंड करते हैं उसी तरह ये क्या करती है, भुगतान कर देती है। इसमें किसी भी अथॉरिटी की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी भी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर क्रिप्टो करेंसी की हम बात करें तो इसे एग्जाम्पल देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट है बिटकॉइन और है एंथेरियम। अगर देखें कि और ये टेक्नोलॉजी है किस पे बेस है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे है। यानी कि ब्लॉकों में इसका क्या होता है, एक जगह दूसरी जगह स्थानांतरण होता है। तो होता क्या है, किसी ने भी अगर इसकी ट्रांजेक्शन की रिक्वेस्ट करता है तो सबसे पहले इस रिक्वेस्ट को क्या करते हैं कि पीयर टू पीयर नेटवर्क उसको क्या करते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में क्या हो करता है, एक एल्गोरिथम बनता है, उन नोड्स पे जो कनेक्शन हो जाते हैं उनका क्या होता है, ट्रांजेक्शन और होता है, और यूजर का जो होता है इसका स्टेटस दिखा जाता है। उसके बाद में क्या होता है, एक वेरीफाइड ट्रांजेक्शन होता है जिसमें के अंदर क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी इन्वॉल्व की जाती है, कॉन्टैक्ट इन्वॉल्व होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं और अदर इन्फॉर्मेशन इसमें देखी जाती है। उसके बाद में क्या होता है, जब ये सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह गैदरिंग हो जाती है, इनको क्या करते हैं, इन ट्रांजेक्शन को कंबाइन करके अदर ट्रांजेक्शन से कंबाइन किया जाता है। और जब दोनों के मैच मिल जाते हैं कि एक को चाहिए एक को बेचना है, तो क्या होता है, एक नई ब्लॉक ऑफ डाटा की एक लीडर लेकर क्या होती है वो बन जाती है। यही जो नया ब्लॉक होता है, जो एडिट होता है, वो क्या करता है, इन्हीं जो ब्लॉकचेन है उनमें एक नया ब्लॉक नया बन के उभरता है, और इसी बने हुए उभार के साथ क्या होता है, ये ट्रांजेक्शन क्या होता है, जो नया ब्लॉक बना वो दूसरे को पहुंच जाता है, और उसके अंदर डिजिटली क्या होता है, करेंसी दूसरे तक पहुंच जाती है। इसमें कोई भी रुपये या कागज़ की मुद्रा लेन देन नहीं होता, बस आपको क्या होता है, मैसेज जैसा एक दूसरी जगह पहुंच जाता है। अगर हम ये देखें कि सरकार द्वारा क्रिप्टो करेंसी पे रोक क्यों लगाई जा रही है, सबसे पहले क्या होता है, इसमें संप्रभुता की गारंटी नहीं होती है, इसमें कोई मालिक नहीं होता है। बस क्या होते हैं, एक ने बेचा एक ने खरीदा, कौन बेच रहा है कौन खरीदा इसका कोई मालिक नहीं है। साथ ही साथ इसमें क्या होता है, कोई गवर्नमेंट इसमें क्या करती है, अपनी गारंटी नहीं देती है कि हम उसके, और आप देखा हो नोट पर लिखा होता है कि मैं धारक को इतने रुपये अदा करने वचन देता हूँ, यहाँ पर कोई वचन नहीं है। दूसरा क्या है, अगर बाजार में अक्सर क्या देखा, क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट है इसमें अक्सर क्या देखा गया है, अप डाउन देखे गए हैं। कभी कभी रुपये क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू बहुत हाई जाती है, कभी भी डाउन हो जाती है, तो स्टेबिलिटी का भाव है। इसमें सुरक्षा जोखिम क्या है, अगर एक बार आपने अपना जो क्रिप्टो करेंसी की क्रिप्टोग्राफी जो है पासवर्ड्स अगर भूल गए तो आप दोबारा उसको नहीं ला सकते हो। बस आप भूल गए तो आपका पूरा वो सिस्टम या आपका जो अकाउंट है वो बंद हो जाता है। साथ ही साथ इसमें क्या होता है, क्योंकि सारा ऑनलाइन होता है, डिजिटली रूप से होता है, इसको क्या होता है, हैक करने के चांस बढ़ते हैं, तो मालवेयर संबंधी धमकियाँ मिलती हैं और आपको कहीं ना कहीं इसको फिशिंग स्मैकिंग का देना। साथ ही साथ इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इसको बहुत यूज़ किया जा रहा है इलीगल, क्योंकि इसमें कोई भी गवर्नमेंट होती है, कोई भी अथॉरिटी इसको मोनेटाइज नहीं कर, सॉरी यहाँ पे देख नहीं रही होती है, उसको मोनेटरिंग नहीं कर रही होती है, तो इसके लिए एक मुश्किल वाली संभावना खड़ी जाती है। भारत के लिए खुशी की एक नया समाचार है कि रामसर सूची में हमारे 4 और वेटलैंड शामिल किए गए हैं। वेटलैंड वो होते हैं जिनमें क्या होता है, जो थोड़े दलदली हो, उनमें 6 मीटर से ज़्यादा गहरा पानी ना हो, तो उसको वेटलैंड में शामिल, या उससे अधिक का पानी हो उसको वेटलैंड बोला जाता है। तो इसके अगर बात की जाए भारत में, अगर क्वेश्चन आए कि भारत में टोटल रामसर सूची है उसमें कितने हो गए हैं, तो वो हैं 46 अब स्थान हो गए हैं भारत में जो वेटलैंड में शामिल हो चुके हैं। अगर इसका टॉपिक से लिंक देखें तो पेपर 3 के पर्यावरण के संरक्षण, उसके प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन संबंधित है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से नए जो वेटलैंड हैं उनको शामिल किया गया है। तो सबसे पहला है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा का, तो यहाँ पे इसमें देखा है लोकल बर्ड्स वगैरह क्या हैं आपको ये दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरा है भिंडवास वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा का, ये इसमें इसकी खासियत क्या है, ये मानव निर्मित मीठे पानी की वेटलैंड है, इसमें क्या होता है स्वीट वाटर पाया जाता है। साथ ही साथ क्या है, हरियाणा की सबसे बड़ी वेटलैंड है ये। तो अगर क्वेश्चन है हरियाणा की सबसे बड़ी वेटलैंड कौन सी है, वो है भिंडवासा वन्यजीव अभ्यारण्य। ये रहा भिंडवासा वन्यजीव अभ्यारण्य, इसका एंट्रेंस गेट इस तरह का है। तीसरा है थोल गुजरात का, गुजरात की थोल वन्यजीव अभ्यारण्य है, वो पक्षियों के मध्य एशियाई उड़ान मार्ग यानी फ्लाईवे पर स्थित है। यानी जहाँ पे एशिया में पक्षी एक देश से दूसरे देश जाते हैं एशिया में, तो उनके मिडिल में ये पाया जाता है थोल, जो कहाँ पे गुजरात में, और यहाँ पे लगभग 320 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद कहते हैं अगर चौथा नाम है वो है बांदवाना गुजरात का। ये भी क्या है, यहाँ पे जो माइग्रेटरी जल पक्षी होते हैं वो सर्दियों में रहने के लिए उचित स्थान की कौन कौन करता है, बांदवान, ये बांदवान का। तो आइए देखते हैं कि आपने अभी पढ़ा कि रामसर अब समय में इनको लिया गया है। इसमें जैसे रामसर कन्वेंशन है क्या, रामसर कन्वेंशन एक्चुअली है क्या, ये वेटलैंड्स के क्या करती है, उनका संरक्षण करती है, साथ ही साथ उनके संरक्षण साथ उनको प्रोत्साहित करती है, तो और उनको निखरे उनकी खूबसूरती को, इसके लिए क्या ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इस समझौते को कब किया गया था, 2 फरवरी 1971 किया गया था। और रामसर नाम क्यों पड़ा, क्योंकि कैस्पियन सागर पर हम जब देखेंगे उसके तट पर कौन सा शहर स्थित है, सॉरी राष्ट्र है वो है ईरान। तो ईरान का एक शहर है रामसर, तो रामसर में यहाँ पे साइन किए गए थे, इसलिए इस कन्वेंशन का नाम रामसर अब समय पड़ गया है। ईरान के अंदर ये है जगह, इसलिए इनको बोला गया रामसर कन्वेंशन। साथ ही साथ बात की जाए इसमें तो यूनाइटेड नेशन के जितने भी देश हैं उनके लगभग 90% सदस्य देश हैं वो इसका हिस्सा हैं। इसी के अंदर एक आती है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होते हैं,
कि रामसर कन्वेंशन के तहत क्या होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियाँ हैं, जो वेटलैंड्स हैं, उनकी एक क्या कही जाती है, एक टेबल की जाती है, उनको एक जगह लिखा जाता है, तो जिस रजिस्टर में उसको लिखा जाता है उस रिकॉर्ड को बोलते हैं मॉन्टेक्स रिकॉर्ड। साथ ही साथ इसमें मानवीय हस्तक्षेप व प्रदूषण के कारण जो इकोलॉजिकल रूप से संकटापन जो वेटलैंड्स हैं उनको इसमें शामिल किया गया है, यानी कि जितने भी मानवों की वजह से या उनकी एक्टिविटीज़ की वजह से या पोल्यूशन की वजह से जो भी वेटलैंड्स खराब हुए हैं तो उनको किस में रखा जाता है, मॉन्टेक्स रिकॉर्ड के अंदर। ये रामसर कन्वेंशन का एक हिस्सा है। ये क्वेश्चन आता है कि रामसर कन्वेंशन का मॉन्टेक्स रिकॉर्ड क्या है, उसमें क्या लिखा जाता है। अगर रामसर अगर सूची की बात की जाए तो इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले क्या किया जाता है कि मॉन्टेक्स रिकॉर्ड है उनकी स्थापना क्या, कॉन्फ्रेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पार्टी जिसे कॉप बोला जाता है, इनको 1990 सिफारिश के तहत इसको किया गया है। साथ ही साथ अगर मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में किसी भी प्लेस को केवल क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट जो पार्टीज हैं उनकी सहमति से जोड़ा हटाया जा सकता है। जितने लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जितने सदस्य उसका हिस्सा हैं, तो जब वो कहेंगे आप इन्हें शामिल करो तो वो शामिल करेंगे, जब आपको हटाएंगे तो हटा देंगे। आप इसमें ज़बरदस्ती इसमें नहीं डाल सकते हैं। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में मानव एक्टिविटीज़ या पोल्यूशन जैसे जो उस पर इफेक्ट अफेक्टेड हैं और मॉन्टेक्स रिकॉर्ड के अंदर दर्ज हैं, उसमें कौन से स्थल हैं। एक है लोकटक झील, वो कहाँ पे, मणिपुर में है, इसमें तैरती वो पाई जाती है, आपको देखा होगा, घास पाई जाती है। दूसरा है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान। तो मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में कौन कौन से दो हैं, लोकटक झील मणिपुर और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का, राजस्थान का। चिल्का झील जो कि उड़ीसा का है, उसको इसमें सूची में बार इसमें शामिल किया गया था, लेकिन आगे चलकर इसे वहाँ से हटा दिया गया, उसको उतार लिया गया है। आइए बात करते हैं सर्ट इन की, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इन इंडिया, उसके बारे में बात करते हैं। तो भारतीय कंप्यूटर अगर इसकी बात की जाए तो ये क्या है, आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम का इसका नाम है। इसका काम क्या होता है, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के भारत सरकार के अधीन कार्य करता है, और ये भारत में साइबर स्पेस को सुरक्षित करने के उद्देश्य से गठित एक संस्था है, आपके साथ कोई हैकिंग ना हो। इसको 2004 में स्थापित किया गया है। यह हैकिंग, फिशिंग जैसे साइबर सुरक्षा खतरों से निपटाने एक नोडल एजेंसी है। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 के तहत सर्ट इन में कुछ निश्चित कार्य करने के लिए राष्ट्रीय एजेंसियों के रूप में इसको अवहित किया गया है। इसका काम क्या है, ये साइबर जितनी भी साइबर घटनाएं होती हैं उनको क्या करता है, जानकारी को इकट्ठा करता है, उनका एनालिसिस करता है, उनको क्या करता है, प्रसारित करता है, और साइबर सुरक्षा घटनाओं पर चेतावनी भी जारी करता है। इसका काम है, यानी कि हमारे देश में जितना भी ऑनलाइन जो भी फ्रॉड वगैरह होते हैं उनको उनको निगरानी कौन करता है, सर्ट इन, ये हमारी संस्था कार्य करती है। तो इसी के साथ सारे करंट अफेयर्स उनका एनालिसिस कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये मेरा प्रयोग अच्छा लग रहा होगा। इसी तरह के और न्यूज़ को जानने के लिए जुड़े रहिए आप मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा DIR के साथ। थैंक यू।